Hello everyone, in this video we are going to discuss product of matrices from the chapter matrices। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस समझने के लिए हम एक छोटा सा इंसिडेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम लेट्स से विराट और सेकंड का नाम था रोहित। काफी जाने पहचाने नाम लग रहे होंगे। तो ये दोनों ही ना क्रिकेट खेलते थे, तो इन दोनों को कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, तो इनकी जरूरतें हम पहले देख लेते हैं। तो विराट नीड्स लेट्स से 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। और रोहित की रिक्वायरमेंट थी लेट्स से 3 बैट्स एंड 7 बॉल्स। ठीक है, ये इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स थी कि विराट को यहाँ पे 5 बैट्स और 3 बॉल्स की रिक्वायरमेंट थी और रोहित को यहाँ पे 3 बैट्स और 7 बॉल्स की रिक्वायरमेंट थी। दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद में ये पहली शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाने के बाद इनको पता चलता है कि जो वहां पे प्राइस है, बैट की प्राइस क्या है उस शॉप के ऊपर। तो बैट की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। ये मैं पर पीस की बात कर रहा हूं। और अगर मैं यहाँ पे बॉल की बात करूं तो बॉल की कीमत है यहाँ पे 50 रुपीज। ठीक है, बैट यहाँ पे 100 रुपए का मिल रहा है और जो बॉल है वो यहाँ पे 50 रुपए की मिल रही है। अगर मुझे यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विराट की जो रिक्वायरमेंट है 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स, 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स। और जो रोहित की रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 बैट्स एंड 7 बॉल्स। और मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस, ठीक है, पर पीस। तो यहां पे मुझे प्राइस जो मिल रही है, बैट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास में 100 रुपीज और जो हमारे पास में जो बॉल की प्राइस है वो है 50 रुपीज। यहां पे मैं लिख देता हूं मनी नीडेड, कितने हमारे पैसे यहाँ पे खर्च होने वाले, हमारे नहीं इन दोनों के। तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 50। ये मनी नीडेड है किसके लिए, ये है बात कर रहे हैं हम विराट के लिए। रोहित के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 50, 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 50। तो अगर इन दोनों के टोटल खर्चे की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 प्लस 150 650 और यहां से हमें मिल जाएगा 300 प्लस 350 650। तो मतलब दोनों का ही सेम खर्चा हुआ है, दोनों के ही 650 रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं। ये बात हो गई इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको हम किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये सामान खरीदा और 1 साल तक ये अच्छे से खेले। 1 साल के बाद में ये सारा का सारा सामान इनका खराब हो गया, या फिर आप कह सकते हो कुछ बैट्स आपके टूट गए होंगे, कुछ बॉल्स आपकी गुम गई होंगी। इसके बाद में अगले साल इन दोनों को सेम इतने ही सामान की वापस रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी विराट को 5 बैट्स और 3 बॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और रोहित को 3 बैट्स और 7 बॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये दोनों फिर से साथ साथ मार्केट के अंदर जाते हैं। बट अब क्या हुआ कि अब शॉपकीपर ने ये जो बैट की और बॉल की प्राइस है इनके अंदर चेंज कर दिया है। अब यहां पे क्या हुआ है, जो बैट है, अब जो बैट्स हैं उनकी जो प्राइस है अब वो हो चुकी है 150 रुपीज। और जो बॉल्स हैं, बॉल्स की जो प्राइस है, एक ही बॉल की हम बात करते हैं चलो, तो बॉल की जो प्राइस है वो क्या है, वो यहाँ पे अब 20 रुपीज हो चुकी है। मतलब बैट की प्राइस हाई हो गई है, बॉल की प्राइस अब लो हो गई है। अब अगर मुझे सेम इंफॉर्मेशन को फिर से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अभी भी क्या है, विराट नीड्स 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स। तो यहाँ पे 5 एंड 3। एंड रोहित के लिए क्या था 3 बैट्स एंड 7 बॉल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्राइस। ठीक है, प्राइस अब चेंज हो गई, प्राइस पर पीस। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे अब क्या हो गया, आपका जो प्राइस है वो वेरी कर रही है। अब क्या हो रहा है कि आपके जो बैट्स है वो 150 रुपीज के और जो बॉल्स है वो आपके यहाँ पे 20 रुपीज की है। तो अब यहां पे अगर मैं मनी नीडेड की बात करूं, अब अगर मैं बात करता हूं कि अब कितने इनको पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे, कितने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो विराट के लिए क्या होगा 5 इंटू 150, 5 इंटू 150 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, 3 इंटू 20। और रोहित के लिए क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 150, 3 इंटू 150 प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 20, 7 इंटू 20। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 15 इंटू 5 750, 750 प्लस 60 दैट विल बी 810। और रोहित के लिए क्या हो जाएगा 450 प्लस 140 दैट विल बी इक्वल टू 590।
ठीक है, तो ये इन दोनों के खर्चे की बात आ जाती है। अब अगर हम बात करें पहले साल की और दूसरे साल की, क्या हम इनको कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? तो चलो उसका भी हम ट्राई करते हैं। यहां पे मैं वापस लिखता हूं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, यहां पे मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूं, दोनों ईयर्स के जो एक्सपेंसेस उनको कंबाइन करके अगर हम निकालना चाहें तो हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, रिक्वायरमेंट्स आपकी दोनों ही ईयर में क्या थी, सेम रही थी। ठीक है, 5 बैट 3 बॉल एंड 3 बैट 7 बॉल्स। यहां पे अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो किस तरीके से यहां पे वेरी करी थी, प्राइस हमारी कुछ इस तरीके से वेरी करी कि पहले साल के अंदर 100 रुपए का बैट था और 50 रुपए की बॉल थी। सेकंड ईयर क्या हो गया, 150 रुपए का बैट हो गया और आपकी 20 रुपीज की बॉल हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे मनी की बात करता हूं, अब अगर मैं यहां पे मनी नीडेड की बात करता हूं कि दोनों सालों के अंदर अगर मुझे कंपैरिजन देखना है तो मैं यहां पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं वो, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 प्लस मेरे पास में आ जाएगा 3 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 50। देन सेकेंड ईयर अगर मैं विराट के लिए बात करूं तो 5 इंटू 150, 5 इंटू 150 प्लस मेरे साथ में आ जाएगा 3 इंटू 20, 3 इंटू 20। फिर मैं रोहित के लिए बात करता हूं पहले साल की, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 50, 7 इंटू 50। एंड सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए 3 इंटू 150, 3 इंटू 150 प्लस 7 इंटू 20। तो ओवरऑल इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, सेम वैल्यू हमारे पास में सेम ही निकल के आने वाली है, दिस विल बी 650, दिस विल बी 650 एंड यहां पे जो आपके पास में प्राइस आएगी दैट विल बी 810 एंड दिस विल बी 590। तो इस तरीके से हम इनको कंबाइनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ये आपके ईयर 1 की बात है, ये आपके फर्स्ट ईयर की बात है, ये आपके सेकंड ईयर की बात है। ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा, ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका मैट्रिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सेम आपको यही काम करना है। ये आपका एक पहला मैट्रिक्स था, ये आपका एक सेकंड मैट्रिक्स था। हमने जो यहाँ पे प्रोसेस कैलकुलेट करने के लिए लगाई है जिससे हम टोटल मनी नीडेड निकाल सकते हैं, दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें अगर दो मैट्रिक्स, लेट्स से ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स, अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली सबसे पहले पहले मैट्रिक्स की जो रो है उसको आप दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। किस तरीके से, इस तरीके से 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 50। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है जो हम बात कर रहे हैं ए बी मैट्रिक्स की। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, उसके बाद में आपको सेम रो को मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड कॉलम के साथ में। किस तरीके से, पहला एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 150 वो आपने यहां पे लिखा, फिर प्लस 3 इंटू 20 वो आपने यहां पे लिख दिया। सिमिलरली फिर आप क्या करते हो, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम के साथ में इस तरीके से, एंड देन आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हो सेकंड कॉलम के साथ में इस तरीके से। तो ये सिंपल से एक प्रोसेस है जो हमें अप्लाई करनी होती है जब भी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि कब कब हम ये मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन कर सकते हैं और कब ये डिफाइन नहीं होगा। तो लेट्स से अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है लेट्स से m क्रॉस n, और एक आपके पास में मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर आप कंसीडर कर लो o क्रॉस p। अगर आप ए बी निकालना चाहते हो, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये जो n है ना ये o के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो पहले मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे n शुड बी इक्वल टू o। ये रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होता है, वो डिफाइन कर सकते हो। और ये जो ए बी बनेगा ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी जितनी ए मैट्रिक्स के अंदर होंगी और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जितने बी मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो इस तरीके से आप ए बी को डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली अलजेब्रा के अंदर बात करें तो बिल्कुल यार ये सुनने में बहुत सही लगता है कि हाँ 2 इंटू 5 इक्वल होता है 5 इंटू 2 के, ये तो ठीक है। बट मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल होता है, क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं? तो यूजुअली ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। इक्वल होना तो दूर की बात है, अगर आपने ए बी को डिफाइन कर दिया वो भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि बी ए डिफाइन होगा। जब हम डिफाइन होने की ही गारंटी नहीं दे सकते तो इक्वल होना तो बहुत दूर की बात है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, लेट्स से आपका कोई मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स बी है लेट्स से 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का।
क्या यहाँ पे हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल हम यहाँ पे ए बी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके लिए जो नंबर ऑफ रोज है, वो आपस में इक्वल है। ए बी जब आप डिफाइन करोगे तो ऑर्डर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? दैट विल बी 2 क्रॉस 3। तो आपने ए बी डिफाइन किया, 2 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर था, बट क्या यहाँ पे आप बी ए डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं बी ए के लिए बात करूंगा तो बी का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच नहीं होते, मतलब इक्वल नहीं है। इट मींस यहाँ पे बी ए आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, बी ए आप यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जब ए बी डिफाइन हो गया, कुछ उसकी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, और बी ए आपका डिफाइन ही नहीं हुआ, तो इक्वल होना तो बहुत दूर की बात है। मतलब कि यूजुअली ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। सो नेक्स्ट वी हैव a square matrix A such that A square is equal to A is called idempotent matrix। मतलब कि अगर आपके पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसके लिए A स्क्वायर की वैल्यू A ही निकल के आ रही है। सपोज करो आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स A है और आपने A स्क्वायर निकाला। A स्क्वायर का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज करो आपके पास में एक मैट्रिक्स A इस फॉर्म में A B C D, तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी की सारी एंट्रीज को स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ए स्क्वायर का मतलब है कि आपको बेसिकली क्या करना है, ए बी सी डी है आपके पास में, आपको इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से वापस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। तो जब आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हो और वो फिर से एक इक्वल आ जाए, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई क्या है यहाँ पे? आई से हमारा मतलब है, आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आई के थ्रू। इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। जब आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आई आ जाए, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वोल्यूटरी। नेक्स्ट वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए टू द पावर m इज इक्वल टू 0 फॉर सम m बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड निलपोटेंट। यहाँ पे 0 से हमारा मतलब है नल मैट्रिक्स। अगर m बिलोंग्स टू n, मतलब कि m हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए आपको a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और m के ऊपर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की लीस्ट वैल्यू जहां पे आप ऐसा शो कर पा रहे हो, for which a to the power m is equal to 0 is called the index of nilpotent matrix। तो इस m को हम कहते हैं index of this nilpotent matrix। अब इन इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उन पे हम डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेट a be an आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास में था ए स्क्वायर, जहां पे आपको ए मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ देखते हो, तो पहली चीज जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ए है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव i प्लस ए टू द पावर 100 इज इक्वल टू i प्लस 2 टू द पावर 20k माइनस 1 a देन k इज इक्वल टू i। बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलो तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव i प्लस a टू द पावर 100। देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज i प्लस a का होल स्क्वायर टू द पावर 50। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं। सो वी विल बी गेटिंग i प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, इसकी पावर 50, एंड दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर को हम a लिख सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो दिस विल बी i प्लस 3a टू द पावर 50। ठीक है, अब इसको हम और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो देखते हैं। दिस कैन बी रिटन एज i प्लस 3a का होल स्क्वायर टू द होल पावर 25। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। वापस इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वी विल बी गेटिंग i प्लस 9a स्क्वायर प्लस 6a टू द पावर 25। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं i प्लस 9a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 9a, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। सो 9a प्लस 6a 15a। सो i प्लस 15a टू द पावर 25। बट अब हम ये वाली प्रोसेस रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब 25/2 तो पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए यहाँ पे फिर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज i प्लस 15a की पावर 25 है ना, इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर दो कि i प्लस 15a इंटू i प्लस 15a की पावर 24, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम यहां से डील करते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ इस टर्म से डील करते हैं, इसको एक बार के लिए रख देते हैं, लास्ट में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो i प्लस 15a की पावर 24, i प्लस 15a की पावर 24, दिस कैन बी रिटन एज i प्लस 15a
का स्क्वायर टू द होल पावर 12। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो सो वी विल बी गेटिंग i प्लस 15a का होल स्क्वायर, मतलब कि 225, और a स्क्वायर को मैं a लिख देता हूं वापस, प्लस 30a की पावर 12। सो दिस कैन बी रिटन एज i प्लस एंड दिस विल बी 255a की पावर 12। अच्छा, अब अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करें यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखो सबसे पहले आपके पास में 100 था, जब आपने इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिखा ना तो आपके पास में 3a आया। ये क्या था, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 माइनस 1। यस, फिर जब हमने इसको वापस एक बार रिड्यूस किया तो आपके पास में यहाँ पे 15a आया। इस 15 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, 15 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 1। फिर हमने जब इसको एक बार फिर से रिड्यूस किया तो हमारे पास में 255 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8 माइनस 1। तो जब हम 12 से वापस इसको रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, मतलब कि अब आपके पास में पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 16 माइनस 1 आना चाहिए। So this can be reduced as I plus 2 to the power 16 minus 1 a to the power 6। फिर से इसको एक बार रिड्यूस करो, so I plus, अब इसका डबल हो जाएगा, मतलब कि 2 to the power 32 minus 1 a to the power, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ गया, अब आप इसको वापस से 3/2 तो कर नहीं सकते, सेम पैटर्न हम यहाँ पे वापस फॉलो करते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I plus 2 to the power 32 minus 1 into a मल्टीप्लाई विद i प्लस 2 टू द पावर 32 माइनस 1 इंटू ए की पावर 2। अब इसको फिर से आप एक बार रिड्यूस कर सकते हो, उसके अंदर क्या हो जाएगा, i प्लस 2 टू द पावर 32 माइनस 1 इंटू ए मल्टीप्लाई विद i प्लस 2 टू द पावर 64 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पास में एक टर्म और भी थी, वो क्या थी, i प्लस 15 है, मतलब कि i प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो वो टर्म भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, i प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये लास्ट के अंदर मैंने कहा था कि हम लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी के लिए एक बार रहने देते हैं ताकि स्टेप्स को हम इजीली लिख पाए। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखो सारे के सारे i जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो i क्यूब अगेन दैट विल बी i, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और साथ में क्या आ जाएगा, देखो कि ये 32 है, 64, 96, 96 प्लस 4 100, मतलब कि यहां से आपको मिलने वाला है 2 टू द पावर 100 माइनस 1 इंटू ए। ये आपको फाइनली एक्सप्रेशन जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, i प्लस 2 टू द पावर 100 माइनस 1 इंटू ए। अब हम क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उससे इसको कंपेयर करते हैं। सो ये इक्वल होना चाहिए i प्लस 2 टू द पावर 20k माइनस 1 इंटू ए के, मतलब कि 20k की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 100। तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू यहां पे हमें 5 मिल जाएगी। लेट्स वेरीफाई द आंसर। बिल्कुल, k is equal to 5 is the right answer. Let's move to the next question. So next we have, let a is equal to this matrix, then a to the power 2025 minus a to the power 2020 is equal to, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 से जेई मेन के अंदर। तो देखो जब भी आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये चीज समझ लो कि आपको इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, मतलब कि a टू द पावर 2025 है, तो ऐसा नहीं कि इस a को हम 2025 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। आप 2 से 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे और आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कितनी भी वैल्यू वहां पे रख सकते हैं, जब a टू दी पावर, चाहे वो फिर 1000 की बात करें चाहे 10,000 की बात करें, किस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास में a जो है वो इस टाइप से गिवन है। अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो मुझे a स्क्वायर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 1 0 0 0 1 1 1 0 0। मुझे ये मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 से। ठीक है, तो मुझे a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी 1, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, अगेन यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला इससे 0 इंटू 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आपको 1 मिल गया। देन अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 1 इंटू 1 1, और लास्ट टर्म भी यहाँ पे क्या मिल गई सेकंड रो में, ये भी आपको 1 मिल गई। देन हियर वी हैव 1 0 एंड 0, ये आपका a स्क्वायर आ गया। अगर मैं a क्यूब की बात करूं तो मुझे यहां से जो a क्यूब की वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी इक्वल टू, a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, a क्यूब विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, या फिर a इंटू a स्क्वायर, दोनों सेम ही आंसर आएगा। सो 1 0 0 1 1 1 1 0 0, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है a के साथ में, दैट इज 1 0 0 0 1 1 एंड 1 0 0। तो यहां से मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, सो 1 इंटू 1, यहां से मुझे 1 मिल जाएगा, देन 0, फिर यहां से क्या जाएगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2 2
1 1 एंड लास्ट रो क्या आ जाएगी 1 0 0। तो देखो यहां से आप a टू द पावर 4 भी फाइंड आउट कर सकते हो जहां से आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, बट इतने के अकॉर्डिंग भी एक पैटर्न यहाँ पे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे a टू द पावर n की बात करूंगा, a टू द पावर n की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। देखो ये टर्म जो, तो देखो पहली रो आपकी सारे मैट्रिक्स में सेम आ रही है 1 0 0 और लास्ट रो भी सेम आ रही है 1 0 0, है ना, 1 0 0 1 0 0। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे भी a स्क्वायर के अंदर भी आपको ये 1 1 मिल रही है, a क्यूब में भी आपको ये 1 1 मिल रही है, बट यहाँ पे ये टर्म 0 है, a स्क्वायर के अंदर ये टर्म 1 है, a क्यूब के अंदर ये वाली टर्म 2 है। मतलब कि जितने ऑर्डर की हम बात करें, अगर हम a क्यूब की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे 2 आ रहा है, a स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 1 आ रहा था, तो अगर मैं a टू द पावर n की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने a टू द पावर n को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ये a टू द पावर 2025 माइनस a टू द पावर 2020। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा a टू द पावर 2025 माइनस a टू द पावर 2020। तो देखो बाकी सारी टर्म्स तो सेम रहेंगी, बाकी सारी की सारी टर्म्स आपकी सेम रहेंगी। चेंज कहां पे आएगा, चेंज बस ये आएगा कि जब ये आप इसको इसमें से माइनस करोगे ना तो ये सारी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये सारी की सारी टर्म्स तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये तो सेम ही है। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, देखो ये वाली सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो गई, जो चेंज आएगा बस वो इसमें आएगा। a टू द पावर 2025 में ये वाली टर्म होगी 2024 और 2020 वाले में क्या होगी, ये वाली टर्म होगी 2019। मतलब कि यहां पे बस 5 आएगा। ठीक है, बाकी सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और वहां पे 0 आएगा। तो अब हमें ये कौन से ऑप्शन से मैच करना चाहिए, हमें उस ऑप्शन से इसको मैच करना चाहिए जहां पे a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो n माइनस m की वैल्यू क्या आ रही हो, 5 आ रही हो। ठीक है, ऐसा कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बाकी यहाँ पे a टू द पावर 5 है नहीं, यहाँ पे 4 आ रहा है डिफरेंस और यहाँ पे 6 है। इट मींस a टू द पावर 6 माइनस a विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स वेरीफाई दिस वन। बिल्कुल ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव if P is equal to this matrix and Q is equal to this, B2 3 cross 3 matrices such that Q minus P to the power 5 is equal to I3. I3 is basically identity matrix of order 3 cross 3. Then हमें इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम यहाँ पे P के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगाते, मतलब कि हम यहाँ पे P को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P की वैल्यू ये गिवन है। अगर मैं बात करता हूँ P स्क्वायर की, तो P स्क्वायर की मुझे वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है सो 1 0 0 3 1 0 9 3 1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 3 1 0 9 3 1 के साथ में, सो आई विल बी गेटिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 0 एंड 0, देन सेकेंड रो में क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1 3 एंड देन 1 इंटू 3 3 3 प्लस 3 6, सो 6 देन 1 0, ये हमारे पास में 0 ही है। एंड देन लास्ट रो के अंदर हमें क्या मिल जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 27, सेकेंड टर्म विल बी 3 प्लस 3 6 एंड लास्ट टर्म विल बी 1। ये हमारे पास में आ गया P स्क्वायर। चलो P क्यूब भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो P क्यूब विल बी इक्वल टू, मतलब कि P स्क्वायर इंटू P, so that can be calculated as 1 0 0 6 1 0 27 6 and 1। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ में, दैट इज 1 0 0 3 1 0 and 9 3 1। अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल बी गेटिंग, यहाँ पे मिलेगा 1 0 एंड 0, पहली रो तो आ गई 1 0 एंड 0। सेकंड क्या आ जाएगी 6 1 0 को हम जब 1 3 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 1 एंड 0, ये टर्म क्या मिल जाएगी 27 प्लस 18 प्लस 9, मतलब कि 54, यहाँ से आपको मिल जाएगा 54, ये टर्म आ जाएगी 9 एंड देन 1। अब अगर आप P को, P स्क्वायर को और P क्यूब को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप P टू द पावर n यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा ही सिर्फ P टू द पावर 5 था, तो आपको इतना इजी लग रहा होगा कि सर P क्यूब तक हमने कैलकुलेट कर लिया तो एक बार और मल्टीप्लाई करके P टू द पावर 4 निकाल लेंगे, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करके हम P टू द पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस केस में तो आप ये कर सकते हो, बट अगर यहीं पे मेंशन होता P टू द पावर 20 तब क्या करते, तब 20 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करते नहीं, तब भी तो हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व ही करते। तो बेटर है कि आप यहाँ से P टू द पावर n डायरेक्ट लिखो। तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो जब भी आप किसी भी P स्क्वायर P क्यूब में से किसी भी मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे कंसीडर करते हो तो देखो ये वाली सारी के सारी टर्म्स कॉमन है, ये सबके अंदर सेम आ रही है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 0 0 0 एंड 1 एंड दिस टर्म इज ऑल्सो 1। अब हम बात करते हैं इस वाली टर्म की। देखो ये P टू द पावर 1 में 3 थी, P स्क्वायर में 6 हो गई, P क्यूब के अंदर ये 9 हो गई,
मतलब बेसिकली इसको हम 3n टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3n, कि जब हम बात करेंगे p टू द पावर 4 की, सो दिस विल बी 4 into 3 12, तो ये वाली टर्म हमारी 12 हो जाएगी। अगर ये 3n है तो ये वाली भी 3n हो गई। अब हम बात करते हैं इस वाली टर्म की कि ये किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब p टू द पावर 1 था ना तो वो था हमारा 9 into 1, जब वो p स्क्वायर बना तो ये हमारा बन गया 9 into 1 plus 2, है ना, 27 आया था। देन p क्यूब के अंदर क्या हुआ, ये हो गया 9 into 1 plus 2 plus 3, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं p टू द पावर n की, तो p टू द पावर n में क्या हो जाएगा 9 into n plus 1 upon 2, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 into n plus 1 upon 2। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था p टू द पावर 5। तो यहाँ पे मैं p टू द पावर 5 को किस तरीके से लिख सकता हूँ कि p टू द पावर 5 विल बी इक्वल टू, ये वाली जो टर्म्स है ये है मेरे पास में 1 1 1 एंड 0 0 0, सो 1 1 1 एंड 0 0 0, ये 3n टाइप से थी, सो दिस इज 15, दिस इज 15, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये मेरे पास में आ जाएगी 9 into 5 into 6 upon 2, so that will be equal to ये 3 times, so 15 into 9 135। तो p टू द पावर 5 जो मेरे पास में आया है दैट इज 1 0 0 15 1 0 135 15 एंड 1। अब एक रिलेशन जो गिवन था वो ये था कि q माइनस पी टू द पावर 5 इज इक्वल टू i3, मतलब कि यहां पे मेरे पास में कोई एक q मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, उसमें से अगर मैं p टू द पावर 5 को माइनस कर दूं दैट इज 1 0 0 15 1 एंड 0 135 15 एंड 1, तो वो मेरे पास में i3 के इक्वल आएगा, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखो आपको ये सारी की सारी टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये मेंशन्ड है कि q इज इक्वल टू मैट्रिक्स q i j, और आपको यहाँ पे चाहिए q21 q31 एंड q32, मतलब बेसिकली अगर ये 9 टर्म्स यहाँ पे है तो आपको ये वाली टर्म की रिक्वायरमेंट है, ये वाली टर्म की रिक्वायरमेंट है और ये वाली टर्म की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इस वाली टर्म में से अगर आपने 15 को माइनस किया तो आपके पास में यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आपकी 15 हो गई, ये वाली टर्म क्या हो गई इस अकॉर्डिंग 135 हो गई, और ये वाली टर्म क्या हो गई, ये आपके पास में हो गई 15, और ये वाली टर्म का नाम क्या है, तो ये आपको Q21 Q31 एंड Q32, तो बेसिकली ये आपका है Q21, ये है आपका Q31 और ये है आपका Q32। अब इनमें रिलेशन क्या पूछा था आपसे, Q21 प्लस Q31, तो Q21 प्लस Q31 कितना हो गया, Q21 आपके पास में 15 और ये है 135, सो 15 प्लस 135 अपॉन में आपके पास में Q32 की हमारे पास में वैल्यू क्या है, Q32 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास में 15 है, सो 150 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 10, सो 10 शुड बी द राइट आंसर, जो कि आपका हो गया ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर, लेट्स वेरीफाई दिस वन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब मजे की बात यह है कि देखो ये आपका एक जेई मेन का क्वेश्चन था, ठीक है, सेम टू सेम इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपसे एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। एडवांस 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था पेपर नंबर 2 के अंदर, वो था हमारे पास में, आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व करो। ये आपके पास में मैट्रिक्स पी है जहां पे 1 0 0 3 1 0 9 3 1 है, यहाँ पे 3 की जगह पे 4 रख दिया, ये 3 स्क्वायर था, यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर 16 गिवन है, ठीक है, बस इतना सा चेंज है कि यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल्स थे, यहाँ पे ये 4 के मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद में एक नया मैट्रिक्स क्यू डिफाइन किया, यहाँ पे भी एक नया मैट्रिक्स क्यू डिफाइन कर रखा है, फिर एक रिलेशन दे रखा है q माइनस पी टू द पावर 5 इज इक्वल टू i3, यहाँ पे भी रिलेशन है p टू द पावर 50 माइनस q इज इक्वल टू i, सेम है। अगर आपने p टू द पावर n ऑब्जर्व कर लिया तो फिर वो चाहे p टू द पावर 5 निकलवाए या फिर p टू द पावर 50 निकलवाए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वहां से आप q मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर लोगे, फिर यहाँ पे देखो इन 3 टर्म्स के साथ में एक एक्सप्रेशन गिवन था जिसकी वैल्यू निकालनी थी, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको इन्हीं 3 टर्म्स के साथ में एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये भी इजीली कर सकते हो। और इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क है, आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है जिसका ऑप्शन आपको गिवन है कि सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास में एक जेईई एडवांस 2022 से क्वेश्चन है, लेट m इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू m टू द पावर 2022। m टू द पावर 2022 देखिए ये तो समझ में आ गया कि इतनी बार इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करना, जनरली हम m स्क्वायर m क्यूब अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो एक शायद पैटर्न मिल जाएगा जहां से हम m टू द पावर n के लिए वो जनरलाइज्ड वे में लिख पाएंगे। बट द पॉइंट इज हर बार ना आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स को कंसीडर करके m स्क्वायर m क्यूब के लिए नहीं जाना चाहिए, कुछ उसमें मैनिपुलेशंस अगर हम कर देते हैं तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है सोल्व करने के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि m को
कंसिडर करके हम डायरेक्ट यहाँ पे एम स्क्वायर एम क्यूब नहीं निकालना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस एम कैन बी रिटन एज, एम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई प्लस आई के आपका 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आई हमारा यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज प्लस यहाँ पे अगर मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूं, सो आई विल बी गेटिंग मैट्रिक्स एम में से आपने आई को पहले ही सेपरेट कर दिया था, तो यहाँ पे 5/2 माइनस 1 ऑलरेडी 3/2 था, फिर आपने 3/2 अगर कॉमन ले ली तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1 और ये वाली एंट्री हो गई -1 और -1/2 -1 -3/2 था, 3/2 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा आपके पास में -1। इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर लो ए। तो आपने जो मैट्रिक्स एम था उसको ब्रेक करके लिख दिया आई प्लस 3/2 इंटू दिस मैट्रिक्स ए। अब आप जितने भी ऑपरेशंस है आप वो ए के ऊपर लगाओ ताकि इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 1 -1 -1, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया अगेन 1 1 -1 से, सो आई विल बी गेटिंग 1 इंटू 1 1 -1 देन 1 -1, यहां से क्या मिल गया -1 और +1 और यहां से क्या मिला -1 +1। तो बेसिकली ये आपका एक नल मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 0। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि ये अगर आपका ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया, ए क्यूब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो मतलब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ए को तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब कि आने वाले जितने भी अब मैट्रिक्स हैं ए क्यूब A4 सारे के सारे मैट्रिक्स जो है यहाँ से लेट्स से A⁻2022 तक वो सारे के सारे यहाँ पे आपको 0 ही मिलने वाले हैं, मतलब कि नल मैट्रिक्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं m⁻2022 की, सो दैट इज नथिंग एल्स बट I प्लस 3/2 इंटू A⁻2022 और ये हमें पता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारे के सारे आपको नल मैट्रिक्स ही देने वाले हैं। तो बेसिकली सिंपल इसको आप क्या लिख सकते हो, I प्लस 3/2 इंटू 2022 इंटू ए। बस आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 3033, इससे आपने इसको कैंसिल किया, दिस इज 1011 इंटू 3 3033 इंटू ए आपके पास में क्या था 1 1 -1 तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1001 प्लस 3033 एंड -3033 एंड -3033। इसको जब सोल्व करेंगे तो फाइनली हमें m⁻2022 क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस दिस सो 3034 0 प्लस दिस 3033 -3033 प्लस 0 सो -3033 एंड -3033 प्लस 1 सो -3032। So this will be equal to m⁻2022 जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3034 3033 -3033 एंड -3032 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Let's verify this one. Yes, ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ए बी अगर डिफाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी आपका डिफाइन होगा। फिर हमने 3 टाइप्स के इन्वोल्यूटरी, एडम्पोटेंट और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया। फिर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन थे, हमने देखा कि कैसा जेई मेन का क्वेश्चन ही जेई एडवांस में भी पूछा गया, सेम उसी पैटर्न पे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के अंदर भी दिया गया है, उसको सोल्व करके आप जल्दी से कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका वो ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन।